यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। यूपीएससी पहले मिलेट्स पे कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे मिलेट्स को कैसी कंडीशंस चाहिए ग्रो होने के लिए। अगर क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, इरिगेशन वगैरह नहीं है एंड सॉइल की क्वालिटी भी बेकार है, तब भी मिलेट्स उगाए जा सकते हैं। ऐसे ही 2016 का क्वेश्चन कि भारत सरकार ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? क्या इससे गरीब किसान को फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गरीब किसान के पास क्लाइमेट के पास सॉइल को ज़्यादा अच्छा तो होता नहीं है, ठीक है ना, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो भी नहीं होती, और ये कंडीशंस ओके होती हैं मिलेट्स को उगाने के लिए। तो यस, इस इनिशिएटिव के थ्रू गरीब किसान को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एंड क्या इस इनिशिएटिव के थ्रू सरकार कमर्शियल क्रॉपिंग वाले फार्मर्स को शिफ्ट करवाना चाहती है मिलेट्स उगाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी अमीर किसान के पास पहले से काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो सरकार भला उसको क्यों कहेगी कि तुम मिलेट्स उगाओ, राइट? और उसको फ्री किट्स भी देगी ऐसा करने के लिए? नहीं। सो थर्ड इज़ रॉन्ग, सेकंड इज़ करेक्ट। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही जेनरिक है कि इस इनिशिएटिव के थ्रू सरकार दिखाएगी कि मिलेट्स के लिए नई नई क्या टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो वन इज़ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। सो 1 and 2 आर करेक्ट एंड 3 इज़ रॉन्ग। तो मिलेट्स ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी उगाए जा सकते हैं। इनको फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की कम ज़रूरत पड़ती है। इनको फेमीन रिजर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि 2-3 महीने में उगा सकते हो इनको। एंड इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, कई सालों तक उगाने के बाद इनको स्टोर किया जा सकता है। जनरली इंडिया में ये खारिफ सीज़न में उगाए जाते हैं, बट कई बार राबी सीज़न में भी उगाए जाते हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा। इंडिया में हज़ारों सालों से बहुत सारे मिलेट्स उगाए जा रहे हैं। इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, जैसे इनके अंदर कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, वीट और राइस से भी ज़्यादा। इनमें फाइबर अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, इनसे कोई एलर्जी नहीं होती, ग्लूटेन फ्री होते हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका काफ़ी कम होता है। यानी कि जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, तो वो रोटी मतलब गेहूँ चावल की जगह ज़्यादा अगर मिलेट्स खाते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है चीज़। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने से भी मतलब चांसेस थोड़े कम रहते हैं। मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स हैं ज्वार, बाजरा, रागी, और माइनर मिलेट्स हैं कोडो, फॉक्सटेल, प्रोसो, ब्रैनयार्ड। नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आमरंथ और कुट्टू ये स्यूडो मिलेट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नाम वाम याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोड्यूसर है। दुनिया का 30 से 40% मिलेट्स इंडिया में बनते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट 1958 में बना था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स है, और ये ICAR के अंडर आता है। इंडिया में 2018 में मनाया गया था ईयर ऑफ मिलेट्स, और UN ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने निकाली है। इसमें देखा गया कि हमारे देश के स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स कितने वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। इसमें पाया गया कि 8 ईस्टर्न स्टेट्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ये 8 ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इधर असम, और असम के ऊपर और नीचे यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। ठीक है, आपको उनका नाम याद रखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि ये रीजन कौन सा है। ये रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब हमारी वीकनेस, हमारे कौन से स्टेट्स हैं जो वीक हैं, जो क्लाइमेट चेंज को आसानी से सहन नहीं कर पाएंगे। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होता है कि जो चीज़ आपको हार्म कर सके। जैसे मान लो कहीं सूखा पड़ गया, ड्रॉट, तो ड्रॉट एक थ्रेट है, आप उसको रोक नहीं सकते, सूखा पड़ना एक थ्रेट है। लेकिन अगर आपके पास इरिगेशन नहीं है, रेनफेड एग्रीकल्चर यूज़ करते हो, तो यू आर वल्नरेबल, ये आपकी वीकनेस है, आपने इरिगेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और रिस्क क्या है? अगर सच में सूखा पड़ गया और आपने इरिगेशन का यूज़ नहीं किया था, आपके पास नहीं है इरिगेशन, तो रिस्क ये है कि देश में फेमीन्स हो सकते हैं, भूखमरी फैल सकती है।
ठीक है, तो थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, रिस्क अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमने 2008 में एक लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 मिशंस हैं। वो 8 मिशंस के नाम हैं, पहला है फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा सस्टेनेबल हैबिटेट, एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। 2 बार पढ़ो, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रखे तो भी कोई इशू नहीं है इसमें, बस 2 बार पढ़ लो इनको। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स आईपीसीसी और आईपीबीबीएस निकालते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? दोनों ही इंटरगवर्नमेंटल पैनल है, लेकिन पहला वाला है फॉर क्लाइमेट चेंज और आईपीबीईएस है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। आईपीसीसी यूएन बॉडी है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाली यूएन बॉडी नहीं है। आईपीसीसी यूएन बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, दूसरी का हेडक्वार्टर्स बॉन में है, जर्मनी में। आईपीसीसी को 1988 में यूएनएप और डब्ल्यूएमओ ने बनाया था। बायोडाइवर्सिटी वाली बॉडी को 2012 में गवर्नमेंट्स ने बनाया था। दोनों ही बॉडीज़ अपनी रिसर्च नहीं करती हैं, बाकी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो भी रिसर्च करती हैं ये उनको कंपाइल करती हैं। आईपीसीसी को 2007 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। बायोडाइवर्सिटी वाली बॉडी को सेक्रेटेरिएट सर्विस यूएनएफ प्रोवाइड करता है। इंडिया ने UNFCCC को एक रिपोर्ट सबमिट करी है। इंडिया हर 2 साल बाद इसको सबमिट करता है, इसका नाम है बायएनियल अपडेट रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट हमने सबमिट करी है, इसमें इंडिया बताता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाई है। इसमें हमने बताया है UNFCCC को कि 2005 से 16 के बीच में हमारे देश की एमिशन इंटेंसिटी 24% गिरी है। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ टेकन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखो, मान लो 2005 में इंडिया एक गाड़ी बनाता था, जिस गाड़ी को बनाने में हम 100 यूनिट CO2 एमिट करते थे। गाड़ी को बनाओगे, टायर बनेंगे, स्टील बनेगा, असेंबलिंग होगी, हर प्रोसेस में CO2 निकलती है। 100 यूनिट CO2 निकलती थी 2005 में। हमने अगले 10 सालों में 2016 तक अपने प्रोसेस को इतना अच्छा बनाया कि 2016 में वो गाड़ी बनाने के लिए हम 100 यूनिट की जगह सिर्फ 76 यूनिट्स ऑफ CO2 एमिट करते हैं। तो हमारी एमिशन इंटेंसिटी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि पेज नंबर 4 पे मैंने इंडिया के INDCs बताए थे कि इंडिया को 2030 तक अपने INDCs 33% कम करने हैं एज़ कम्पेयर टू 2005 लेवल। तो वो एमिशंस नहीं कम करने हैं, हमें एमिशन इंटेंसिटी कम करनी है। ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी कम करनी है 33%, जिसमें से 24% तो हम पहले कम कर चुके हैं, वो भी 2016 तक। ठीक है, तो अगले 15 साल में हमें ये और बस 10% कम करना है। इस रिपोर्ट में एक दो चीज़ों का जिक्र है कि हमने अपनी एमिशन इंटेंसिटी कैसे कम करी। तो उसमें से एक चीज़ है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस हम पहले ही पेज नंबर 50 पे पढ़ चुके हैं। दूसरा है नीम कोटेड यूरिया। तो नीम कोटेड यूरिया क्या होता है कि जैसे इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, यूरिया हम देते हैं किस चीज़ के लिए? नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन यूरिया एकदम से निकाल देता है, काफ़ी जल्दी निकालता है, जिसके निकालने से प्लांट्स ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। मान लो ये एक प्लांट है, ऐसे समझिए एक प्लांट है एंड आपने यूरिया डाला यहाँ पे। अब यूरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यूरिया जो नाइट्रोजन निकालेगा वो नाइट्रोजन धीरे धीरे प्लांट्स को मिलेगा। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन काफ़ी जल्दी निकाल देता है, तो प्लांट्स थोड़ा बहुत ही नाइट्रोजन ले पाते हैं और बाकी सारा नाइट्रोजन बाहर वेस्ट हो जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूरिया पे नीम की कोटिंग कर रहे हैं। नीम की कोटिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये नाइट्रोजन धीरे धीरे निकलेगा। जब नाइट्रोजन धीरे धीरे निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में कम जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट्स यूज़ कर पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि पहले जो हम यूरिया बनाते थे वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ लीक हो जाता था। इंडस्ट्री वाले उसको ले जाते थे, फार्मर को सब्सिडी मिलती है, उस चक्कर में सस्ते दाम पे इंडस्ट्री वाले यूज़ कर लेते थे। लेकिन क्योंकि हमने उसकी नीम की कोटिंग कर दिया उसके ऊपर, तो अब इंडस्ट्री की तरफ उसकी लीकेज कम हो गई है। ये इसका दूसरा फ़ायदा है। तो जो 2016 वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है बी, कि नीम कोटिंग कर देने से यूरिया का डिसोल्यूशन इन सॉइल थोड़ा धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट को मिलती है, ना कि एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है। पावर प्लांट्स के लिए एमिशन नॉर्म्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन पावर प्लांट्स और फ्लाई ऐश के बारे में प्रीलिम से रेलिवेंट फैक्ट्स हम पहले ही पेज नंबर 16, 17, 18 पे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेम स्टेज नॉर्म्स क्या चीज़ होती है या सीईवी स्टेज नॉर्म्स क्या चीज़ होती है। तो ये दोनों ही नॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं निकालती है, ठीक है, ये रॉन्ग है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं निकालती है, इनको निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो ट्रेम स्टेज नॉर्म्स बेसिकली फार्म इक्विपमेंट के लिए होते हैं। इनको ऐसे याद रख सकते हो, ट्रेम मतलब ट्रैक्टर एमिशन। तो ट्रैक्टर्स जो एमिशंस करते हैं उनके लिए ये नॉर्म्स होते हैं। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो गाड़ियों के लिए हैं, स्कूटर के लिए हैं, वो ट्रैक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ट्रैक्टर्स के लिए अलग से ट्रेम स्टेज नॉर्म्स होते हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने निकाला है। ये लेकिन एप्लीकेबल हैं सिर्फ उन ट्रैक्टर्स के लिए जो 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा पावर के हैं, जो कि इंडिया में टोटल ट्रैक्टर्स में से सिर्फ 7% ट्रैक्टर्स हैं। तो ट्रेम स्टेज 4 नॉर्म्स जो अक्टूबर 2021 से लागू होंगे उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उससे सिर्फ 7% ट्रैक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सीईवी स्टेज नॉर्म्स क्या होते हैं? ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये सारे ऐसे मशीनें आप देख रहे हो, ठीक है, इनके लिए होते हैं सीईवी स्टेज नॉर्म्स। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड निकालती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये 1974 में बनी थी अंडर वाटर एक्ट 1974। और भी एक्ट्स के अंदर इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ये बोर्ड टेक्निकल सर्विसेज देता है अंडर ईपीए 1986। भारत स्टेज नॉर्म्स सबको पता ही होंगे, ये गाड़ी, स्कूटर, 3 व्हीलर, ट्रक, बसेस, इन सब के लिए है, एरोप्लेन के लिए नहीं है, ठीक है। तो भारत स्टेज नॉर्म सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, हम सोचते हैं कि व्हीकल्स के लिए है। इसके लिए आपको फ्यूल भी साफ करना पड़ेगा। जो पीछे से पेट्रोल पंप पे फ्यूल आता है वो फ्यूल भी क्लीनर है एज कम्पेयर टू जो 2 साल पहले मिलता था। इंडिया ने 2020 में भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को अडॉप्ट किया और हमने भारत स्टेज 5 नॉर्म्स को स्किप कर दिया था। हमने सीधा जंप मारी 4 से 6 पे। 2018 में दिल्ली पहली सिटी बनी थी जिसने भारत स्टेज 6 फ्यूल अडॉप्ट कर लिया था। हमारे भारत स्टेज 6 नॉर्म्स यूरो एमिशन नॉर्म्स पे बेस्ड हैं। इनको सीपीसी भी इशू करता है। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स एज कम्पेयर टू भारत स्टेज 4 क्या बेटर है? काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सॉक्स एमिशंस। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन पहले 50 पार्ट्स पर मिलियन अलाउड थे और अभी सिर्फ 10 ppm अलाउड हैं। ऐसे ही नॉक्स एमिशन डीजल इंजन में 70% कम हो जाएंगे और पेट्रोल इंजन में 25% कम हो जाएंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि इंडिया में पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। तो ये आर्टिकल है, ये उसका मेन डेटा है। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखो कि अगर यूपीएससी पूछ ले कि इंडिया में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आप मार्क कर सकते हो कोल पावर प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड हवा में सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? कोल पावर प्लांट्स की वजह से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसकी वजह से आती है? तो वो आती है सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की वजह से। मरीन लिटर हम पहले ही पेज नंबर 23 पे पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 23 पे मरीन लिटर के बारे में हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। मरीन लिटर, माइक्रोबीड्स, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर चुके हैं पहले ही। एक दो चीज़ें पढ़ लो बस कि ग्लो लीटर क्या है। तो ग्लो लीटर पार्टनरशिप्स आईएमओ, एफएओ और नॉर्वे ने लॉन्च करी, जिसके तहत डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करी जाएगी कि वो अपने मरीन पोल्यूशन को कम करें। एफएओ यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, रोम में हेडक्वार्टर्स है, 1945 में बनी थी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लंदन में हेडक्वार्टर्स है, 1948 में बनी थी। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन होता है अप द सप्लाई चेन, लेकिन बायो एक्यूमुलेशन होता है सेम ट्रॉपिक लेवल पे। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। एज्यूम करो यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से गंदा पानी निकलता है जिसके अंदर मरकरी है, और इस पूरे ग्रासलैंड का, इसमें जितनी घास है उसका वज़न है लेटस से 1 लाख kg। एज्यूम कर लो ऐसे ही कि 1 लाख kg की यहाँ पे घास है। उस घास पे 10 ग्राम की मरकरी, मरकरी बहुत पॉइजनस होती है, 10 ग्राम की मरकरी फैली हुई है, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, आप ये सोच सकते हो।
अब बहुत सारे हिरन हैं, वो बहुत सारे हिरन सारी घास को खा जाएंगे थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके। तो ये 10 ग्राम मरकरी जो पहले एनवायरनमेंट में 1 लाख किलो पे फैली हुई थी, अब वो हिरणों के अंदर आ गई। हिरणों का टोटल मास है 10,000 किलो। अब 10,000 किलो के टोटल हिरण हैं और इनके अंदर है 10 ग्राम की मरकरी। तो आप देख रहे हो जो मरकरी पहले 1 लाख किलो पे फैली हुई थी अब सिर्फ 10,000 किलो पे फैली हुई है। फिर 1,000 किलो का शेर इन सब हिरणों को खा जाएगा धीरे धीरे। अब शेर का वजन है 1,000 किलो एंड शेर के अंदर 10 ग्राम की मरकरी है। तो आप ये देख रहे हो जैसे जैसे ट्रॉपिक चेंज में ऊपर ऊपर जा रहे हो आप, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। मरकरी तो उतनी की उतनी है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। सो दिस इज मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई हो रही है, बायो मैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जैसे 10 ग्राम की मरकरी पूरे एनवायरनमेंट में फैली हुई थी, अब हिरन ने एक दिन थोड़ी सी घास खाई तो थोड़ी सी मरकरी आ गई उसके अंदर, अगले दिन और थोड़ी सी घास खाई थोड़ी सी और आ गई। तो धीरे धीरे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मरकरी एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, और जब आप ऊपर जाओगे चेन में तो फिर वो मैग्नीफाई हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन में। तो दैट इज बायो मैग्निफिकेशन और सेम ट्रॉपिक लेवल पे बायो एक्यूमुलेशन। अब देखो क्वेश्चन 2010 वाला। यहाँ पे यूपीएससी ने कहा कि फूड को खाता है, खाने को खाता है चूहा, चूहे को खाया सांप ने, सांप को खाया हॉक ने। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी? अब यहाँ पे देखो यूपीएससी ने क्या बदमाशी करी, यहाँ पे यूपीएससी ने लिखा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड वुड एक्यूमुलेट इन विच। आप सोचोगे यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन की बात हो रही है या बायो मैग्निफिकेशन की बात हो रही है? तो एक्यूमुलेट वर्ड से थोड़ा सा आप डाउट में आ सकते हो। ध्यान रखो जो मैंने मरकरी वाला एग्जाम्पल दिया उसी तरह जो पेस्टिसाइड है उसकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन सबसे ऊपर आएगी यानी कि हॉक में। तो आंसर होगा इसका हॉक। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं जो बायो एक्यूमुलेट या बायो मैग्नीफाई होते हैं वो आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं। मान लो मरकरी जब घास पे थी और हिरण ने उसको खाया, आप मान लो कि मरकरी धीरे धीरे डिग्रेड होती रहे तो ऊपर तक जब तक मरकरी पहुंचेगी शेर तक तो सारी डिग्रेड हो चुकी होगी, है ना। तो फिर ये बायो एक्यूमुलेट या बायो मैग्नीफाई वो चीज़ें होती है जो डिग्रेड नहीं होती हैं। मरकरी जैसे पहली थी वैसे ही बाद में रहेगी। दीज आर नॉट ईजिली एक्सक्रीटेड। हिरण से एक्सक्रीशन के थ्रू मरकरी बाहर नहीं आती है, ऐसे ज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि हिरण की बॉडी में जो फैट्स हैं उनमें डिजोल्व हो जाती है, वो उसके फैट्स में डिजोल्व हो जाती है एंड जब शेर उस फैट्स को खाता है तो उसके अंदर वो मरकरी चली जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजिली एक्सक्रीटेड। एग्जाम्पल मरकरी कह लो या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हमने पेज नंबर 21 पे पढ़े थे। किसी वाटर बॉडी में कभी कभी डेड जोन्स बन जाते हैं। डेड जोन का मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए जिसको पानी के फिशेस वगैरह यूज़ करती हैं, लेकिन कभी कभी वो ऑक्सीजन कम क्यों हो जाती है उसके दो मेन रीजंस हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है यूट्रोफिकेशन। ग्लोबल वार्मिंग क्यों? पानी अगर गर्म होगा तो गर्म पानी में कम गैसेस डिजॉल्व रहती हैं, अगर पानी गर्म होगा तो उसमें कम ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ये तो एक रीज़न है बट ये मेजर रीज़न नहीं है। मेजर रीज़न डेड जोन्स बनने का होता है यूट्रोफिकेशन यानी कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। जैसे फार्मिंग के दौरान हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फार्म पे छिड़के, जब बारिश आई या हमने फ्लड इरिगेशन किया तो वो न्यूट्रिएंट्स बह के नदियों में चले गए, नदियों से तालाबों में या समुद्र में चले जाएंगे। एंड एक जगह जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। एक्स्ट्रा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहाँ पे बहुत सारी एल्गी ग्रोथ हो जाती है। जब बहुत सारी एल्गी ग्रोथ हो जाती है एंड बाद में जब वो एल्गी मरते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन की वजह से उस पानी की सारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे फिशेस या बाकी वाटर ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं और हम कहते हैं कि वहाँ पे एक डेड जोन क्रिएट हो गया है। बे ऑफ बंगाल में भी ऐसा एक डेड जोन क्रिएट कुछ साल पहले देखा गया था। अब इसे फार्मिंग की वजह से नहीं हो रहा, सीवेज की वजह से भी हो रहा है। सिटीज़ से इतनी सारी सीवेज जो निकलती है, नालों से गंदा पानी बहता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। सो देयर कैन बी मैनी रीजंस। टर्म ध्यान रखो, यूट्रोफिकेशन। सीवीड क्या होते हैं? पानी में उगने वाले कोई भी प्लांट या एल्गी
उन सबको सीवीड कह सकते हो, चाहे वो एकदम माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन हो या बड़े बड़े केल्प्स हो, बड़े बड़े प्लांट्स हो। जैसे इस फोटो में कुछ केल्प्स दिख रहे हैं आपको, सारे जो पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम आप उन सबको सीवीड कह सकते हो। ठीक है, इनके फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इनको खा सकते हो, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेडिसिन की तरह इनका यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए केमिकल्स यूज़ कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, इनसे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करे जा सकते हैं, आप इनको खा सकते हो एंड दे आर एक्चुअली क्वाइट टेस्टी। तो दुनिया की आधी सीवीड प्रोडक्शन चाइना में होती है। इंडिया में सीवीड प्रोडक्शन होती है बट वो बहुत ही कम होती है। मोस्टली तमिलनाडु में पाल्क बे पे इसकी प्रोडक्शन होती है सीवीड्स की। भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि वो तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाएंगे, जिसमें एक तो सीवीड के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा एंड उसके बाद जब फिशरमैन सीवीड को निकालते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह ठीक से करी जाए, उसके लिए वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। देखो, कोस्टल जोन्स को मैनेज करने के लिए सरकार कुछ नोटिफिकेशंस निकालती है, जैसे एक बार 1991 में निकाली थी, फिर 2011 में निकाली, फिर 2018 में निकाली। तो आपको इनकी डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो फोटो है ये बेसिकली 2011 वाली नोटिफिकेशन के हिसाब से एरियाज को बताती है एंड ये फिगर बताती है 2018 वाली नोटिफिकेशन के हिसाब से। बट इनको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना ध्यान रखो कि एक कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन निकालता कौन है? ये नोटिफिकेशन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अंडर विच लॉ? अंडर ईपीए 1986। 2018 वाली नोटिफिकेशन ने काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस दे दी, काफ़ी ज़्यादा अलाउ कर दी एक्टिविटीज़ नियर द कोस्ट ऑल्सो। 2011 वाली नोटिफिकेशन ने कहा था भी कोस्ट के पास जो है इको सेंसिटिव, मतलब काफ़ी सेंसिटिव जोन्स होते हैं एनवायरनमेंट को बचाना, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी है। लेकिन 18 वाली ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया। 18 वाली नोटिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शैलेश नायक कमेटी। ठीक है, अब 18 वाली नोटिफिकेशन के हिसाब से जो जो एरियाज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बट मेरे हिसाब से इनको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। HTL मतलब हाई टाइड लाइन। जैसे होता है ना, जब टाइड्स लो होती हैं तो पानी यहीं तक आ रहा है, जब टाइड हाई होगी तो पानी यहाँ तक आ जाएगा। एंड बीच का जोन हो गया इंटर टाइडल जोन। ठीक है ना, तो उनके हिसाब से यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन सारा मिल जाएगा, बट दीज आर नॉट नेसेसरी। जनरली कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो समुद्र से हाई टाइड लाइन से 500 मीटर अंदर की तरफ तक होता है। उसके अंदर उसकी सब जोनिंग होती है, जोन 1A 1B 2 3A 3B वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, इंडिया में कितने स्टेट्स में कोस्ट हैं? तो 9 स्टेट्स में। सबसे लंबी कोस्ट लाइन, इस फिगर को देखो, सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट के पास है? गुजरात के पास। और सबसे छोटी कोस्ट लाइन वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मैक्सिमम एरिया तो बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा ही एरिया है जो कि समुद्र की तरफ खुलता है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ लेना यहाँ पे। कोस्ट लाइन इंडिया की टोटल है 7,500 किलोमीटर्स, मेनलैंड की है 5,400 किलोमीटर और आइलैंड्स की है 2,094 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट गुजरात की है 1214 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट वेस्ट बंगाल की 157 किलोमीटर्स। रोरो सर्विस क्या होती है? रोरो एंड रोपैक्स। रोरो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ। जैसे फिगर को देखो, यहाँ पे शिप है, शिप के अगर एक रैंप लगा हुआ है तो रैंप से गाड़ी ऊपर नीचे आराम से आ जा रही है, दैट इज रोल ऑन रोल ऑफ। ऑटोमोबाइल्स को ऊपर नीचे आराम से ले जाने के लिए एक शोर से दूसरी शोर के लिए रोरो सर्विस होती है। अगर पैसेंजर्स को भी लेके जा रहे हो तो उसको बोलते हैं रो पैक्स सर्विस। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम किसका है? इंडिया का है। वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से 2010 से चल रहा है। इसमें लोगों के लाइवलीहुड्स और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करके चीज़ें, प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाते हैं। सीकॉम क्या है? सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ये सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान और एनकोर नाम से एक दूसरा प्लान है, इनको इम्प्लीमेंट करती है। डिटेल ज़रूरी नहीं है इनकी, यूपीएससी पूछ सकता है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ पे है? चेन्नई में है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। ये एनवायरनमेंट की 5th क्लास है।
हमेशा की तरह हमने कुछ पेजेस यूट्यूब पे समझे हैं और बाकी पेजेस की आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन समझनी है तो वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। हर क्लास में कुछ पेजेस हम यूट्यूब पे समझते हैं एंड बाकी के पेजेस आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो, वरना वो उसके लिए आपको हमारा अगर एक्सप्लेनेशन सुननी है तो पेड कोर्स खरीदना पड़ता है इस पोर्शन के लिए। तो पीडीएफ हर क्लास की टोटली फ्री होती है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी यूट्यूब पे होती है, बाकी पेड कोर्स में होती है। जैसे ये हिंदी वीडियो है, लिखा सब कुछ इंग्लिश में है, लेकिन जो लैंग्वेज है एक्सप्लेनेशन की वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आपको 200 रुपये देने हैं। 200 रुपये में आपको एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सब क्लासेस का पेड पोर्शन आप देख पाओगे इन दिस 200 रुपीज़ फॉर द एनवायरनमेंट। ज्वाइन कैसे करना है? आप या तो मोबाइल ऐप यूज़ करो या लैपटॉप। मोबाइल ऐप यूज़ करनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक्स दिए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड्रॉयड के लिए लिंक दिया हुआ है, एप्पल के लिए लिंक दिया हुआ है। एप्पल यूज़र्स इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना MXLDF। जब ऐप इंस्टॉल हो जाए मोबाइल में, ऐप के नीचे स्टोर का ऑप्शन है, स्टोर को क्लिक करो, कोर्स सेलेक्ट करो, पेमेंट करो। पेमेंट के बाद फिर से स्टोर खोलो और जो कोर्स आपने परचेज किया है आपको उसकी वीडियोस फिर वहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप लैपटॉप पे वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लिंक खोलो और अपने आप को रजिस्टर करो, पेमेंट करो। पेमेंट के बाद माई कोर्सेज पे क्लिक करो, आपको आपके कोर्सेज वहीं पे दिख जाएंगे। एक चीज़ का प्लीज़ नोट करो कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखनी है वहीं पे पेमेंट करना। अगर आपको वीडियोस मोबाइल पे देखनी है तो मोबाइल पे पेमेंट करो, अगर आपको वीडियोस लैपटॉप पे देखनी है तो पेमेंट भी लैपटॉप के थ्रू ही करो। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ वीडियोस की, ठीक है। पीडीएफ तो टोटली फ्री है वेबसाइट पे हमारी allinclusiveias.com। जैसे ही नई वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को दबाओ, अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।